आज ज्योति की शादी है। ज्योति एक गरीब घर से है, लेकिन बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान लड़की है। वो खुद को आईने में निहार रही थी। थोड़ी देर में बारात आ जाती है और शादी की रस्में भी शुरू हो जाती है। तो ज्योति की ननद तुलिका अपनी सहेलियों के पास जाती है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों को भूख नहीं लग रही है क्या? चलो अब खाना भी खा लो। अरे खाना खाए भी तो कैसे खाएं? यहाँ कितनी भीड़ है। हाँ, लगता है पूरे गांव वालों को बुला लिया है शादी में। अरे कोई बात नहीं, शादी में तो ऐसा होता है ना, रिश्तेदार दूर दूर से शादी अटेंड करने के लिए आते हैं। अरे हाँ हाँ, सब मालूम है। कैसे हैं रिश्तेदार? वैसे तुलिका यार, तू बुरा मत मानना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तेरी माँ ऐसी गरीब लड़की से शादी क्यों करवा रही है तेरे भाई की। अरे क्या करूँ यार, मैंने भी माँ को मना किया था, लेकिन क्या करूँ, वो सुनती किसी की कहाँ है। माँ की एक सहेली है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी अमीर लड़की से करवाई थी। अच्छा, लेकिन उस लड़की ने अपने ससुराल वालों के नाक से चने चबवा दिए थे, बस इसलिए माँ तब से अमीर लड़कियों से डरती है। अच्छा, अरे लेकिन सारी अमीर लड़कियाँ बेकार थोड़ी होती है। अब हमें ही देख लो, हम कितने परफेक्ट हैं। वही तो। अरे वैसे भी मेरे भाई की नौकरी अच्छी है नहीं, और तू तो मेरे घर की हालात जानती ही है, इसीलिए मेरे भाई को भी ऐसे एकदम करोड़पति की लड़की मिल जाती। अरे कोशिश तो करते, मिल ही जाती कोई ना कोई। वही तो, इससे तो अच्छी मिल जाती। अरे छोड़ यार, अब जो हो गया सो हो गया। चलो अब खाना खा लो यार, बहुत रात हो गई है। हम अब क्या ही कर सकते हैं, भीड़ में घुसकर खा ही लेते हैं, और क्या। हाँ चलो। अच्छा ठीक है, तुम लोग खाना खा लो, मैं गेस्ट को देख लूं थोड़ा। तुलिका वहां से चली जाती है। अरे यार, ये सब्जी कितनी फीकी है, ना कोई टेस्ट है ना कुछ। इससे अच्छा तो मैं बाहर का ही कुछ ऑर्डर करवा कर खा लेती। वही तो। और ये देखो दूसरी सब्जी, ये तो बिल्कुल पानी की तरह है। यक, शादी कम, फॉर्मेलिटी ज्यादा लग रही है। वही तो, ये तो तुलिका हमारी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए आ गए, वरना हम लोग ऐसी पार्टी में आना तो दूर दूर से भी ना देखें। हाँ। तभी वहाँ ज्योति का छोटा भाई अमन इन दोनों की बकवास बहुत देर से सुन रहा था। अभी इन दोनों को बताता हूँ। लेकिन तभी की माँ पीछे से आ जाती है और उसे रोक लेती है। देख बेटा, आज तेरी बड़ी बहन की शादी है, इसीलिए आज कोई गड़बड़ी मत कर। अरे माँ, लेकिन इन दोनों को तो देखो, कब से क्या क्या बोले जा रही हैं, बदतमीज कहीं की। अरे बेटा, वो लड़के वाले हैं, उन्हें बोलने का हक है, और वैसे भी हम लोग गरीब हैं, इन सब के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। माँ, ये लोग सिर्फ अमीर हैं, कोई भगवान नहीं है जो हमें इनकी सारी बातें सुननी पड़ेंगी। बेटा, अपने गुस्से पर काबू रख। क्या तू नहीं चाहता कि तेरी दीदी की शादी अच्छे से हो जाए? देख, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हो सकता है तेरी बहन की शादी भी टूट जाए, और तुझे तो मालूम है कि ज्योति की शादी कितनी मुश्किल से हो रही है। अमन अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर चुप बैठ जाता है। ठीक है माँ, आप जैसा कहो। चल, अब वहाँ तेरी जरूरत है। ठीक है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। खैर, थोड़ी देर बाद शादी संपन्न हो जाती है और ज्योति की विदाई हो जाती है। क्यों माँ, घर में गरीब भाभी लाकर बड़ी खुश हो ना तुम? कैसी बातें करिए तुलिका, तेरी भाभी अभी बाथरूम में है, कहीं सुन लेगी तो। वाह वाह, गरीब भाभी को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अभी से आपको उनका खौफ हो रहा है। चुप, कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोलती है तू। अरे बोलूं क्यों ना माँ, शादी में मेरी दोनों दोस्तों के सामने इतनी बेइज्जती जो हो गई भाभी के परिवार की वजह से। अरे आखिर तेरी भाभी के घर वालों ने ऐसा क्या किया था जो तेरी बेइज्जती हो गई? हाँ, क्या माँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। देखा नहीं आपने, ना कोई ढंग से अरेंजमेंट थी और ना ही ढंग का खाना था। अरे लेकिन तुझे पता है कि उनके घर की कंडीशन कैसी है? अरे इसीलिए तो मैंने आपको उससे शादी करवाने के लिए मना किया था। चुप हो जा तुलिका, अब इस बात पर ज्यादा बहस नहीं होगी, समझी? अरे तो मैं आपके और भाई के लिए अच्छा ही सोच रही थी। भाई ने बचपन में पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो उसकी अच्छी नौकरी भी नहीं है, तो मैंने सोचा था कि अगर घर में अमीर भाभी आ जाएगी तो शायद घर की कंडीशन कुछ ठीक हो जाए। अरे तू हमारी फिक्र मत कर, तेरी तो अच्छी जॉब है ना, तू खुश रह बस। और वैसे भी 2 महीने बाद तेरी शादी है और तू पराई हो जाएगी, तू अब ससुराल वालों पर ध्यान दे। दरअसल तुलिका एक कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करती है और उसका होने वाला पति भी बहुत अमीर है। अरे माँ, आप भी ना, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करती हैं। अरे बेटा, मेरा दिल ही जानता है कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। हाँ माँ, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि आप हमसे बहुत प्यार करती हो और आपने कितना स्ट्रगल करके हम दोनों को बड़ा किया है। हाँ बेटा, ये हुई ना होशियार लोगों जैसी बात। तू ज्यादा अपनी उन पागल सहेलियों की बात मत सुना कर। माँ ऐसे मत बोलो उन्हें, वो दोनों जैसी भी है, मेरी दोस्त हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब जा और देख तेरी भाभी को कुछ चाहिए तो नहीं, बाथरूम से निकल आई है वो।
10 दिन बाद तुलिका अपनी भाभी ज्योति के साथ मार्केट में जाती है। तो ज्योति भाभी, आपको कौन सी नेल पेंट पसंद आई है? ये वाला। हाँ, ये वाली मुझे भी पसंद आ रही है। हम वही वाला ले लेते हैं। हाँ, अच्छा भैया, ये नेल पेंट कितने की है? भाभी जी, ये नेल पेंट 150 रुपए की है। हाय राम, आपने क्या लूट मचा रखी है? इतनी छोटी सी नेल पेंट का दाम 150 रुपए? अरे भाभी, ये क्या कर रही हो आप? चुप रहिए। अरे नहीं ननद जी, आप नहीं जानती हैं ऐसे लुटेरों को। बड़ी बड़ी दुकान खोल लेते हैं और 50-50 रुपए का माल 150 रुपए में बेचते हैं। ओ, खामखा यहाँ तमाशा मत करो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अरे एक तो कस्टमर को लूट रहे हो और ऊपर से धौंस दिखा रहे हो। तुलिका गुस्से में अपनी भाभी को दूसरी तरफ ले जाती है। भाभी शांत हो जाइए, क्या कर रही हैं आप? ननद जी देखिए तो ये अपने ग्राहक से कैसे बात कर रहा है। अरे भाभी, बड़ी बड़ी शॉप्स में हर सामान महंगा ही मिलता है। अरे नहीं ननद जी, यही सामान अभी आप छोटी दुकान में जाएंगे ना तो आपको 50 रुपए में मिल जाएगा। हम सच कहते हैं। भाभी अब बस बहुत हुआ, आप बाहर जाइए और मेरा वेट करिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है ननद जी। ज्योति शॉप से बाहर चली जाती है और तुलिका दुकानदार को समझाती है। आई एम सॉरी उनके बिहेवियर के लिए। आप ना एक काम करो, ये नेल पेंट 1 नहीं बल्कि 5 पैक कर दो, मैं कलर बता देती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं मैडम, ऐसे कस्टमर को तो हम रोज हैंडल करते हैं। जी एक्चुअली ना वो मेरी सगी भाभी नहीं है, वो मेरी पड़ोस से है। मुझे नहीं पता था वो ऐसा कुछ करेंगी। अच्छा अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि आप कहाँ और वो कहाँ। अच्छा मैडम, ये लीजिए आपकी 5 नेल पेंट्स। हाँ थैंक यू सो मच, ये रहे आपके पैसे। मैडम जी, हमारे दुकान में फिर से जरूर आइएगा। या श्योर। इसके बाद तुलिका अपनी भाभी को लेकर सीधे घर चली जाती है। तुलिका पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलती। अरे ननद जी क्या हुआ? आप पूरे रास्ते हमसे बोली भी नहीं, कोई गलती हो गई क्या हमसे? अरे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे। आज तो आपने उस कॉस्मेटिक की दुकान में सबके सामने मेरा मजाक बनवा दिया। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं बोला था ननद जी। अरे बकवास बंद करिए आप, आपसे तो बात करना ही गुनाह है। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप मुझे पहले बताती ना। तभी शोर सुनकर ज्योति की सासू माँ और उसका पति भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ तुलिका, क्यों इतना चिल्ला रही है तू? वही तो, ऐसा क्या हो गया जो तू अपनी भाभी को डांट रही है? सबके पूछने पर तुलिका दुकान वाली सारी बात उन दोनों को बता देती है। सच में बहुत बेइज्जती करवा दी इन्होंने आज। अरे तो क्या हो गया, तू अपनी भाभी को ये सब बातें अच्छे से समझा भी तो सकती है, गुस्सा क्यों करती है इतना? सासू माँ, हम तो बस सच बोल रहे थे। अरे ज्योति, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा, कितने बड़े बड़े शॉप में चीजों के प्राइस इतने ही होते हैं। जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए ननद जी। हम इतनी बड़ी शॉप में कभी शॉपिंग के लिए नहीं जाते हैं, तो हमको थोड़ा मालूम नहीं था। ठीक है। तुलिका अपने कमरे में जाती है। माँ जी, आप हमसे गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं बहू, तो इतना मत सोच। हाँ ज्योति, इतना मत सोचो। 2 महीने बीत जाते हैं और तुलिका की शादी का दिन आ जाता है। तुलिका दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, जहाँ उसकी सहेलियां भी थी। उसकी शादी काफी रॉयल तरीके से हो रही थी। यार शादी की अरेंजमेंट तो जबरदस्त है वैसे। हाँ यार, अरे तुम्हें तो पता ही है मेरा होने वाला हस्बैंड कितना अमीर है। मैंने उनसे कहा कि मेरी शादी तो ग्रैंड होनी चाहिए, बस फिर क्या। ये सुनते ही विलास ने मुझे 20 लाख रुपए दे दिए और मैंने 10 लाख रुपए मिलाए। तू तो बड़ी लकी है यार। हाँ, अब लोग कहेंगे अमीर ननद गरीब भाभी। वो तो है। खैर शादी संपन्न हो जाती है और इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं तभी एक दिन केशव की उस दोस्त के साथ कुछ झड़प हो जाती है और बात इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों में हाथापाई भी शुरू हो जाती है। दरअसल केशव की लापरवाही के कारण उसकी नौकरी चली गई थी। वहीं केशव ने अपने दोस्त अजीत से 10,000 रुपए करीब 4 महीने पहले लिए थे और केशव ने अभी तक उसके पैसे भी नहीं लौटाए थे। मैं तेरे पैसे नहीं लौटा पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे कुछ भी बोलेगा। अरे तू भिखारी था, भिखारी है और हमेशा भिखारी ही रहेगा। संदीप तेरे बारे में बिल्कुल सही कहता था कि मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। भिखारी कहीं का, गरीब। देख अब ज्यादा हो रहा है। हाँ चुप हो जा वरना। अरे क्या वरना, क्या कर लेगा तू? क्या औकात है तेरी? 10,000 रुपए तक लौटा नहीं पा रहा है और यहाँ पर मेरे सामने धौंस दिखा रहा है। चुप हो जा वरना। वरना क्या, भीख मांग कर मेरे पैसे वापस करेगा? तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। केशव गुस्से से अजीत के ऊपर कूद पड़ता है और उसे पीटने लगता है। वहीं अजीत भी खुद का बचाव करने लगता है और उस पर हमला करता है। इस तरह दोनों में बहुत भयंकर हाथापाई हो जाती है। साले तेरी तो।
तभी वहाँ अजीत और केशव का दूसरा दोस्त ओम आ जाता है। वो पुलिस वाला था। अरे यार रुक जाओ, तुम दोनों तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हो। एक दूसरे की जान ले लोगे क्या? हाँ, जितनी बकवास इसने मेरे और मेरे परिवार के लिए की है ना, उसके लिए तो मैं इसे मार ही दूंगा। हाँ, मार के दिखा, दम है तो मार के दिखा। अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ थाने चलो। अजीत, केशव, तुम लोगों को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, आखिर तुम दोस्त हो। अरे तू चुप कर। फिर इसके बाद अजीत और केशव को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। खैर, जैसे तैसे मामला सुलझ जाता है और इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन ओम केशव के घर आया हुआ था। देख केशव, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अजीत थोड़ा गुस्सैल है, इसलिए तुझे उससे पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। अरे तो मैं क्या करता, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी उस टाइम। मुझे पता था कि अजीत थोड़ा अजीब है, लेकिन इतना खराब है ये नहीं पता था। घर वालों को भी मैंने अभी तक ये नहीं बताया है कि मेरी नौकरी चली गई है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। चिंता मत कर यार, जो होगा अच्छा ही होगा। मैं तेरे लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं तुझे बताता हूँ ना। हाँ यार, अब बस एक तू ही है जो जॉब ढूंढने में मेरी मदद कर सकता है। अरे अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये तो बात बिल्कुल सही है। तभी ज्योति समोसे और पकौड़ियाँ बनाकर ले आती है। ले, तेरी भाभी तेरे लिए समोसे पकौड़ियाँ बना कर ले आई, खा चल। हाँ, खाता हूँ। ओम एक समोसा चखता है और उसे समोसा बहुत अच्छा लगता है। वाह भाभी जी, समोसे इतने टेस्टी हैं कि लग ही नहीं रहे जैसे घर पर बने हैं। जी शुक्रिया देवर जी। वाह वाह, कमाल कर दिया आपने तो। यही समोसा जब महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 50 रुपए का मिलता है और लोकल दुकानों में 15 से 20 रुपए का। वाकई में भाभी जी मजा आ गया, इतने टेस्टी तो बाहर के समोसे भी नहीं लगते। ये तो है, मेरी पत्नी बेस्ट है, बेस्ट। हाँ, ये तो मैं भी कहूंगी कि मेरी बहू खाना बनाने में बहुत फास्ट है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, आज तो मुझे भी पता चल गया। हाँ, खाना और खा तो टिफिन में 4 समोसे और ले जाना। हाँ यार, मैं भी बस यही कहने वाला था। सभी लोग साथ में हंसने लगते हैं। खैर, वहीं दूसरी ओर तुलिका अपने पति विलास के साथ इटली में घूम रही है। दोनों खूब एंजॉय कर रहे हैं। वाह विलास, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा हो गया है। तुम बहुत अच्छे हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पत्नी के सारे सपने पूरे करूँ। वाह, ऐसी सोच रखने वाला पति तो सबको मिले, सच में। अच्छा, इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं। क्या पता बाद में मैं तुम्हें धोखा दे दूँ तो। विलास के ऐसा बोलते ही तुलिका जल्दी से घबराकर अपना एक हाथ उसके मुंह पर रख देती है। नहीं विलास, तुम मजाक में भी ऐसी बातें मत करना प्लीज। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। पगली, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से किसी और लड़की का नाम मजाक में भी नहीं सुन सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। अच्छा बाबा, ओके ओके, आई एम सॉरी, अब नहीं कहूँगा। वेरी गुड। अच्छा चलो, वो देखो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम, चलो खाकर आते हैं। अरे विलास, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मेरा तो बहुत देर से आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। तो चलो फिर डार्लिंग। यस डार्लिंग। टिंग टोंग। हॉरर सिटी लौट आया है गाइस। बहुत दिनों बाद वापसी की हूँ। मुझ बिन क्षमा बुझी बुझी सी थी, पर अब नहीं होगी। लौट आया है हॉरर सिटी अपनी वही डरावनी कहानियों के साथ, जहां डर का मतलब मुझ जैसी हसीना होगा। अब से देखना ना भूलें हॉरर सिटी की रस भरी कहानी घुंघरू। इसके बाद दोनों तुलिका की फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं और वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। वैसे इटली मुझे बहुत पहले से ही पसंद है, मैं साल में एक बार यहाँ जरूर आता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, इसी बहाने मुझे भी हर साल इटली घूमने को मिलेगा। हाँ जानू, मुझे पता है, अब तो तुम मेरा बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ोगी। हाँ हाँ, क्यों छोड़ूंगी तुम्हारा पीछा। मेरे पति जो हो तुम,
फेविक्विक की तरह चिपक जाऊंगी तुमसे। यार तुलिका, तुम भी ना बड़ी मजाक किया हो। इसके बाद दोनों वहाँ के महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और वहाँ की अच्छी अच्छी जगह पर घूमते हैं। अच्छा विलास, हम यहाँ घूम तो बहुत लिए हैं, अब हम कल जरा अपने घर वालों के लिए शॉपिंग कर लेंगे। हाँ ठीक है। तो अगला दिन आता है। दोनों पति पत्नी खूब शॉपिंग करते हैं और एक दिन बाद इटली से वापस इंडिया के लिए निकल जाते हैं। खैर 2 दिन बाद केशव का जन्मदिन था, इसलिए केशव के घर पर काफी लोग आए हुए हैं। अरे तुलिका, तेरी भाभी को तो देख, कितनी बेकार साड़ी पहनी हुई है आज के दिन भी। कम से कम आज तो थोड़ी अच्छी साड़ी पहन लेती। वही तो समझ नहीं आता, लगता है ज्योति भाभी ने हमारी नाक कटाने की ठान ही ली है। गवार। वही तो। तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं जरा अभी आती हूँ। ओके। तुलिका गुस्से में अपनी भाभी के पास जाती है। कम से कम आज तो हमारी इज्जत रख लेती भाभी, इतने सारे लोग आए हैं, पता है लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ ननद जी, कुछ गलती हुई क्या मुझसे? अरे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे। अरे मैंने नीली साड़ी दी थी ना आपको, तो वही पहन लेती आज। ये क्या पहन लिया है, इतनी बकवास सी सस्ती साड़ी। नहीं ननद जी, ऐसा मत बोलिए, ये मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से दी है। उनकी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से उन्होंने मुझे दी है। अरे यार, अब आप इमोशनल ड्रामा मत शुरू करिए, जाइए और जाकर साड़ी बदलिए। लोगों से कह दीजिएगा कि इसमें काम करते वक्त कुछ गिर गया था। ननद जी लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, और अभी बहुत से ऐसे गेस्ट आने वाले हैं जो बहुत अमीर है, तो प्लीज उनके सामने हमारी इज्जत का कचरा मत कीजिएगा। लेकिन ननद जी, बात को समझने की कोशिश करिए, अभी बस 15 मिनट में ही केक कटने वाला है। और तभी ज्योति के साथ राधा उसे बुला लेती है। ननद जी मुझे माफ करिए, मुझे जाना होगा, माँ जी बुला रही हैं। अरे! और ज्योति बिना जवाब दिए चली जाती है। ये गरीब लोग कभी भी अमीर होने की नहीं सोच सकते हैं। हाँ, इतना समझाया फिर भी मेरी बात नहीं मानी इस गवार ने। तभी तुलिका की दोनों दोस्त भी वहाँ आ जाती है। अरे छोड़ यार, क्या मूड खराब कर रही है, आज तेरे भाई का जन्मदिन है, चल अब एंजॉय करते हैं। हाँ यार, सच में तो अपना मूड खराब मत कर, वैसे भी लोगों को पता है कि तेरी भाभी गरीब है और उसे कोई तमीज भी नहीं है। हाँ यार, सही कहती हो तुम दोनों, अगर मैं इस गरीब को समझाने लग गई ना तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। तभी वहाँ विलास भी आ जाता है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या खिचड़ी पक रही है? चलो जल्दी चलो, अब केक कटने का टाइम हो गया है। हाँ चलो। इसके बाद केशव केक काटता है और सभी लोग उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। वहीं जहाँ ज्योति की ननद अपने भाई के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लाई थी, वहीं दूसरी ओर ज्योति की माँ अपने दामाद के लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट लाई थी। हाँ, वो देख तुलिका, तुम्हारी ज्योति भाभी की माँ ने कितना बड़ा गिफ्ट दिया है तुम्हारे भाई को। हाँ, इससे बड़ा तो एक संतरा ही होता है। सच में, इससे अच्छा तो ये औरत गिफ्ट ही नहीं लाती तो ठीक रहता। वही तो, सच में मुझे तुझ पर बहुत तरस आ रहा है तुलिका अब। वही तो, तेरी भाभी ने तो तेरी बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, अब तुम लोग भी ज्यादा मत बोलो, बस तुम लोग देखती जाओ कि मैं कैसे इसका जीना मुश्किल करती हूँ। हाँ सही है। खैर, बर्थडे प्रोग्राम खत्म होता है और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन तुलिका अपने पति के साथ वहीं रहती है। खैर, केशव अपने गिफ्ट ओपन करके देख रहा था। अरे ये वाला गिफ्ट किसने दिया मुझे? ना नाम लिखा है ना कुछ, अब पता कैसे लगेगा कि ये किसने दिया है? जरा इसे खोलकर देखता हूँ कि इसमें है क्या। तभी केशव उस गिफ्ट को खोलता है और वो देखता है कि इसमें एक छोटी सी पर्ची है और उस पर्ची में किसी लड़की ने उसे अपना नंबर दिया हुआ है। ये किसका नंबर है और ये है कौन? जरा घर वालों से जाकर पूछता हूँ। केशव जाकर सभी से पूछता है, लेकिन सभी लोग उस नंबर को पहचानने से मना कर देते हैं। इस पर कॉल लगाओ भैया। घर के सभी लोग उस नंबर को लेकर परेशान थे। वहीं तुलिका के कहने पर केशव उस नंबर पर कॉल लगाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई बोलता नहीं है। अरे क्या हुआ भैया, किसका नंबर है? अरे कॉल तो रिसीव कर ली है, लेकिन उधर से जवाब ही नहीं आ रहा है। और तभी कॉल भी कट जाता है। मैं समझ गई, मुझे पता है जरूर ये किसी लड़की का काम है। हो सकता है ये लड़की आपसे बात करना चाहती हो भैया। क्या? अरे लेकिन मैं तो किसी ऐसी लड़की को जानता तक भी नहीं। हो सकता है वो आपके लिए डेस्परेट हो और वन साइडेड लव हो। क्या? कौन होगी वो आखिर? एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊं। वही तो, बेवजह क्यों किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही है। वही तो। चिंता मत करो भैया, आप ये नंबर मुझे दे दो, मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ये कौन है। हाँ, बस जो भी हो, ये लड़की का पता जल्दी चल जाए। हाँ, तू चिंता मत कर बहू, ये लड़की जैसा चाहती है ना वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जी सासू माँ, मैं अभी अपने परिवार को बिखरते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती।
ज्योति परेशान हो गई थी। खैर वो रात ऐसे ही बीत जाती है और अगली सुबह आती है। वहीं तुलिका किचन में जाती है जहाँ पर ज्योति किचन का काम कर रही थी। भाभी 2 मिनट जरा इधर आइए। हाँ ननद जी अभी आती हूँ। और ज्योति तुलिका के कमरे में चली जाती है। जी ननद जी बोलिए। ये लीजिए भाभी, ये आपके लिए नेकलेस और ये आपके लिए बैंगल। ये बैंगल क्या होता है? अरे भाभी जी, बैंगल मतलब चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ तो मैं इधर ही लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ, लेकिन ये जो नेकलेस है ना, ये मैं इटली से लाई हूँ। ओह अच्छा। हाँ, काफी महंगा नेकलेस है। आपने तो कभी ऐसा नेकलेस खरीदा भी नहीं होगा, खरीदना तो दूर कभी देखा भी नहीं होगा। क्यों? ज्योति को अपनी ननद की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। हाँ ननद जी, हमने ऐसा नेकलेस कभी नहीं देखा है। हाँ अच्छा, ये देखिए, वहाँ की सबसे फेमस चॉकलेट। आपने तो कभी ऐसी फैंसी चॉकलेट देखी भी नहीं होगी। ये लीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए। आप भी अपनी जिंदगी के मजे लीजिए। आप भी हमें क्या ही याद रखेंगी। जी ननद जी, शुक्रिया। क्या हुआ भाभी जी, आपको मेरी बात का बुरा लग गया क्या? अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। नहीं ननद जी, हमें किसी बात का बुरा नहीं लगता। तो आपने ये क्यों नहीं पूछा कि इस नेकलेस का दाम कितना है? जी बताइए ना, कितना दाम है इस नेकलेस का ननद जी? ये नेकलेस 30,000 रुपए का है। मैंने सोचा कि मेरी भाभी हमेशा नकली नेकलेस पहनती है, तो क्यों ना मैं आज आपको असली नेकलेस दे दूं, ताकि आप भी सबको ये कह सके कि ये मेरी अमीर ननद ने मुझे दिया है। जी ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं ज्योति भाभी, इतना तो बनता ही है। अब आपकी ऐसी औकात कहाँ कि आप इतने महंगे नेकलेस को खरीद सके। अच्छा ठीक है भाभी जी, आप जाइए और प्लीज मेरे लिए कड़क चाय बनाकर ले आइए। और हाँ, प्लीज जरा उसमें दूध ज्यादा डाल देना। कल जो आपने चाय बनाई थी ना, उसमें दूध बहुत कम था। ठीक है। बेचारे मेरे पति विलास ने भी वैसी गंदी चाय पी, और आई होप कि आप मेरी मम्मी को ये सब नहीं बताएंगी। नहीं ननद जी, मैं ये सब बातें क्यों बताऊंगी भला उन्हें। ओके जाइए अब। ठीक है। ज्योति बेचारी दुखी होकर किचन में वापस चली जाती है। इस औरत की तो ऐसी बेइज्जती करनी चाहिए, तब ये ठीक रहेगी। खैर शाम हो जाती है। वहीं केशव की माँ को पता चल जाता है कि केशव की नौकरी जा चुकी है। वो बहुत हैरान थी कि केशव ने इस बारे में घर में कुछ बताया क्यों नहीं था। अरे बेटा, बता तो देता, हम कोई गैर है क्या? बस माँ, बताता तो तब जब कुछ अच्छी बात होती। फिर इतने टाइम से तू खर्च कैसे चला रहा है? अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं जैसे भी चला रहा हूँ बस चला रहा हूँ ना, आप सब चिंता मत करो। अरे लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा केशव जी? अरे मैंने कहा ना, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कुछ। सुनिए, ऐसा करते हैं, हम लोग समोसे और चाय की दुकान खोल लेते हैं। तभी वहाँ तुलिका और विलास भी आ जाते हैं, और तुलिका ने ज्योति की बात सुन ली थी, इसीलिए तुलिका को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अरे भाभी, पागल हो गए हो क्या? अरे अगर आप गरीब हो तो क्या आइडिया भी सबको गरीब वाले ही दोगी? सड़क पर समोसा और चाय बेचकर हम सबकी बेइज्जती करवाओगी क्या? सच में आप गरीब तो हो ही, लेकिन आपकी सोच भी बहुत गरीब है। लेकिन ननद जी, इसमें आखिर बुराई क्या है? हम सब 2 पैसे कमा लेंगे तो गुजारा थोड़ा ठीक से हो जाएगा। अरे समोसा बेचकर आप करोड़पति बन जाएंगी क्या? ऐसा करो भैया, आप मेरे पति से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। नहीं नहीं। हाँ भैया, और कुछ अच्छा बिजनेस कर लीजिए, और जब आपके पास पैसे आने लगेंगे तो आप मेरे पति को पैसे वापस लौटा दीजिएगा। हाँ केशव, और क्या, तुलिका सही कह रही है। माफ कीजिएगा जीजाजी, मैं आपसे उधार नहीं ले सकता। हाँ दामाद जी। और तुलिका, आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया तूने। तू क्या समझती है, हम गरीब हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं है? ऐसे बात करते अपनी भाभी से। ये भाभी है इसी लायक। शट अप। मम्मी तुझसे हर महीने कुछ पैसे ले लेती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू हम सबको अपना नौकर समझेगी और कुछ भी बोलती जाएगी। हम खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, समझी? तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस। अरे केशव जी, आप नाराज मत होइए, तुलिका थोड़ा ज्यादा बोलती है, बस। मन साफ है इसका। नहीं, अब बहुत हुआ। हम सबको साबित करके दिखाएंगे कि एक छोटे से बिजनेस से भी कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ हाँ, डांट लो और डांटो मुझे, मैं तो पराई हो गई हूँ ना। अब मेरी बात कौन सुनेगा भला इस घर में? ये सब इस ज्योति भाभी की वजह से हो रहा है। ये कहते कहते तुलिका रोने का ड्रामा करने लगती है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। केशव भैया, आपने कभी भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी, लेकिन आज आप मुझे इतनी बुरी तरीके से सुना रहे हैं, वो भी सबके सामने। ठीक है, मेरा इस घर में कोई हक नहीं है ना, तो मैं जा रही हूँ, और हाँ, कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अरे बेटा, ऐसा क्यों कहती है? तेरे भाई का ये मतलब नहीं था, बस तू उसे समझ, वो भी बहुत परेशान है। देखना, उसकी नौकरी भी चली गई है अभी। माँ, आप भैया की ज्यादा साइड मत लो। देखा नहीं आपने क्या क्या बोल रहे हैं ये मुझे? बेटा गुस्सा मत कर, तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है, और फिर तू भी ज्योति को गलत ही बोल रही है। अब आप भी शुरू हो जाओ।
कुछ प्यार नहीं करते भैया, जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। नहीं ननद जी, ऐसे मत जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी देखने का मन नहीं करा है, इसलिए तुम नाटक मत करो मेरे सामने, हटो अब। तुलिका सामान लेकर अपने पति के साथ वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुँच जाते हैं। अरे तुलिका रिलैक्स। अरे रिलैक्स कैसे करूं? देखा नहीं पूरे घर वालों के सामने मेरी कैसी बेइज्जती हो गई है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे घर वाले ही तो हैं। और वैसे भी भाई बहनों के बीच लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। तुम इस बात को इतना सीरियसली मत लो, देख लेना कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। विलास तुलिका से बात करते वक्त बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहा था। उसका बात से ज्यादा ध्यान फोन पर था। अरे क्या हुआ? बार बार फोन की स्क्रीन पर क्यों देख रहे हो तुम? क्या बात है? किसकी कॉल आने वाली है? अरे वो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। बाबा कालेश्वर हमारे घर में रहने के लिए आ रहे हैं अपनी बहन के साथ। ये कौन है? इसके बारे में तो तुमने कभी मुझे बताया नहीं। अरे वो बहुत ही शक्तिशाली बाबा है। एक समय में हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था, तो इन्हीं बाबा ने हमारी मदद की थी। अच्छा, ये तो मुझे पता था कि तुम काफी धार्मिक हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम बाबा वगैरह को भी मानते हो। हाँ, मैं इन सब बातों पर यकीन करता हूँ। मुझे लगा कि तुम मुझे ओल्ड फैशन समझोगी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि वो बाबा एक अच्छा इंसान हो। आजकल फ्रॉड भी निकल जाते हैं। नहीं नहीं, तुम विश्वास नहीं करोगी, वो काफी चमत्कारी बाबा हैं। जब हमारा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तब उन्होंने ही हमें एक उपाय बताया था, और उस उपाय को करने के बाद वाकई में हमारा बिजनेस दौड़ पड़ा था। अच्छा, तो कब आ रहे हैं बाबा? बाबा बोल रहे थे कि वो 2 घंटे बाद पहुंच जाएंगे। वो बहुत दूर रहते हैं, वो पूरा 1 दिन का सफर करके यहाँ आ रहे हैं। वो बोल रहे थे कि अभी उनको रहने का कोई ठिकाना चाहिए, तो फिर मैंने भी कह दिया कि आ जाइए मेरे घर। चलो सही है, और क्या। वैसे भी हमारे घर में ठहरने की जगह की कमी थोड़ी है, पीछे गेस्ट हाउस है, उसमें रह लेंगे दोनों, और क्या। हाँ ठीक है, अब वो तुम्हारे खास बाबा हैं, तो मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन ये बताओ कि उनकी बहन की उम्र कितनी है? तुमसे बस 1 या 2 साल ही बड़ी होगी। ओह अच्छा, इतनी कम उम्र की बहन। अरे अब तुम मुझ पर शक मत करने लगना। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं दिल और जान से तुम्हारा ही हूँ। मरूंगा तो तुम्हारे लिए और जीऊंगा तो तुम्हारे लिए ही। अरे बस हो गया फिल्मी डायलॉग। अरे बाबा इतना गुस्सा, ओफो, गुस्से में भी काफी सुंदर दिखती हो वैसे। हट पागल। खैर वहीं दूसरी ओर केशव और ज्योति दोनों मिलकर समोसे और चाय की दुकान खोलने का डिसीजन ले लेते हैं। ज्योति अपने जेवर पति को दे देती है। केशव जी, ये लीजिए, मेरे जो भी गहने हैं इनको आप बेच दीजिए। उन पैसों से हमारी छोटी सी दुकान खुल जाएगी। मुझे माफ करना ज्योति, मुझे तुम्हारे गहने लेते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन देखना जब हमारी दुकान खूब चल पड़ेगी ना, तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा गहने दिलवाऊंगा और तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। रानी नहीं केशव जी, मुझे रानी बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस एक अच्छी पत्नी और बहू बनूं, यही मेरी चाह है। वहीं दूसरी ओर ज्योति की सास ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसे अपनी बेटी के लिए बुरा लग रहा था। बाबा अपनी बहन माही के साथ घर में पहुंच जाते हैं। विलास और तुलिका उन दोनों को उनका कमरा दिखा देते हैं, तो दोनों अब वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो बाबा जी ये बताइए कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? अरे विलास, ये भी कोई पूछने वाली बात है। जगह तो बेहद सुंदर है और ये शहर तो है ही सुंदर। हाँ, मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस ठीक ठाक तो चल रहा है ना? अरे बाबा, बस आपकी कृपा है। आपकी कृपा से तो मेरा बिजनेस सिर्फ चल ही नहीं रहा, बल्कि समझ लीजिए दौड़ और उड़ रहा है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगा कि तुम्हारा बिजनेस और आगे बढ़े और पूरी दुनिया में तुम्हारा बिजनेस फैल जाए। हाँ, और क्या। हाँ बाबा जी, बस भगवान ने चाहा तो ये भी हो जाएगा। बाबा अपने बैग से एक माला निकालकर विलास को देते हैं। ये माला ले जाओ, इसे 24 घंटे अपने गले में पहने रखना है। जी बाबा जी। अच्छा चलिए, अब आप दोनों आराम कर लीजिए, मैं चलता हूँ। इसके बाद विलास तुलिका के पास जाता है। अरे तुम्हारे हाथ में ये क्या है? अरे ये माला है, बाबा खास हमारे लिए लेकर आए हैं। इसे तुम्हें 24 घंटे पहनना होगा, इससे हमारा बिजनेस और कारोबार भी खूब बढ़ेगा। अरे यार, ये सब क्या बकवास है। मैं ये माला नहीं पहनूंगी। तुम्हें दिखता नहीं ये माला कितनी सस्ती लग रही है? और मैं इतना सस्ता सामान नहीं पहनती। इसमें कुछ खास तो है नहीं, बस ये गंदे से मोती लगे हुए हैं। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है कि ऐसा बोलने से नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। चलो पहन लो इसे अब। अरे विलास, तुम इतने पढ़े लिखे हो, फिर भी ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? धीरे धीरे तुम्हारा पागलपन ना बढ़ता जा रहा है। प्लीज
मैं लास्ट बार कह रही हूँ, मैं ये माला बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हूँ बस। तुलिका, बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हें इस माला की कीमत नहीं पता है, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। ये माला खास बाबा ने हमारे लिए दी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ खास बात होगी। तुम्हें तो पता ही है कि जो बात मैं एक बार कह देती हूँ तो कह देती हूँ, बार बार रिपीट नहीं करती। मुझे ये माला नहीं पहननी तो नहीं पहननी, बस। तुलिका, बहुत घमंडी हो गई हो तुम। तुलिका गुस्से में उस कमरे से बाहर निकल जाती है। खैर, इस बात को 2-3 दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर तुलिका की भाभी और भैया समोसे और चाय की ओपनिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। केशव, चलो अब माता रानी और महादेव का नाम लेकर अपना काम शुरू करते हैं। हाँ, हर हर महादेव, जय माता की। जय माता की। दोनों पति पत्नी खूब काम करके समोसे और चाय बनाकर बेचने लगते हैं। आते जाते कुछ लोग भी उनकी दुकान पर समोसे और चाय पीने आते हैं। खैर, शाम हो जाती है और तभी ज्योति देखती है कि केशव का हाथ जला हुआ है। अरे, ये आपके हाथ को क्या हुआ और मुझे बताया भी नहीं? अरे कुछ नहीं ज्योति, मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम टेंशन लेने लगोगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अरे वो दिन में कस्टमर को चाय देते वक्त हाथ में चाय गिर गई थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखो तो कितना हाथ जल गया है। आपको ये सब करने की आदत नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब आप चुपचाप बैठिए, मैं सब बना लूंगी, आप बस परोस देना। अरे नहीं ज्योति, पागल हो गई हो क्या? ये कोई घर का काम थोड़ी है, ये तो बाहर का काम है। इतने सारे लोग आते हैं, तुम बीमार पड़ जाओगी, मुझे भी करने दो। नहीं केशव जी, आपको मेरी कसम है, बस चुपचाप यहाँ पर बैठे रहिए, मैं सब बना दूंगी, देखना आप। अरे ज्योति, ये क्या कर रही हो? कसम वसम ऐसे नहीं दी जाती। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप चुपचाप बैठे रहो। और हाँ, बगल के मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आप पहले अपने हाथ पर लगा लीजिएगा। हाँ, मैं जाता हूँ। लो, कस्टमर भी आ गए। वहाँ पर नेहा, सौम्या और तुलिका आए हुए थे, जो थोड़ी सी दूर खड़े थे और उन दोनों को देख रहे थे। वहीं नेहा दूर से इन सब चीजों का वीडियो बना लेती है। अरे तू क्या वीडियो बना रही है मेरी गरीब भाभी का? अरे कुछ नहीं, देखो तो दोनों में कितना प्यार है यार। प्यार माय फुट, और जो हम सबकी इज्जत की धज्जियां यहाँ उड़ रही है उसका क्या? देखा नहीं, मेरी माँ बेचारी शर्म के मारे आई तक नहीं यहाँ पर। अरे कोई बात नहीं यार, मेहनत से तो कमा रहे हैं, घर में बैठे तो नहीं है ना। क्या बात है नेहा, आजकल तू इसकी भाभी की बड़ी साइड ले रही है। वही तो, पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे सब छोड़, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं पहले वो काम तो निपटा लें। ओफो, तुम लोग भी ना, रहने दो प्लीज। चुप कर नेहा, चल तुलिका, तेरे भैया भी चले गए, अब मौका अच्छा है। केशव के निकलते ही तीनों लड़कियां दुकान पर ज्योति के पास पहुंच जाती है। हेलो मेरी प्यारी गरीब भाभी। लेकिन उस समय ज्योति नीचे झुककर डब्बा निकाल रही थी। जैसे वो उठती उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन ज्योति नहीं जानती थी कि वो किस नियत से आई थी। हेलो भाभी जी, आपकी अमीर ननद आपको बुला रही है। माफ करिएगा, हम जरा अपने काम में व्यस्त हो गए थे तो सुना नहीं सही से। बैठिए ना, मैं समोसे और चाय लाती हूँ आपके लिए। पहले बताओ कि आपके ठेले में सबसे महंगा वाला समोसा कौन सा है? उफ, तुलिका गलत कर रही है। ननद जी, हमारे पास तो सबसे महंगा समोसा सिर्फ 10 रुपए का ही है और उससे कम वाला 6 रुपए। ज्योति की बात सुनकर तुलिका सौम्या को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। क्या यार, मुझे लगा था सबसे महंगा समोसा कम से कम 50 रुपए का तो होगा ही। क्या ये भिकमंगो वाला ठेला लगा रखा है? हाँ 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 सही कह रही है। चल सौम्या, यहाँ से चलते हैं, मुझे नहीं खाना इन सस्ते वाले समोसों को। पता नहीं किस तेल में बनाया होगा और कैसे हाथों से बनाया होगा। उफ, सो अनहाइजेनिक। हाँ वही तो, देखो तो हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहने हैं। सौम्या जी, हमारे पास ग्लव्स खरीदने के पैसे नहीं थे, बस इसीलिए। लेकिन आप तीनों चिंता मत करिए, हम बीच बीच में हाथ धोते रहते हैं। अगर ग्लव्स खरीदने के पैसे नहीं थे तो ये ठेला क्यों खोल रखा है? इसे भी बंद कर दो। आप हमें चाहे जो भी बोल लीजिए ननद जी, लेकिन इस दुकान को बंद करने की बात मत करिए प्लीज। देखा दोस्तों, कैसे मेरे सामने मुझे अकड़ दिखाती है ये। अब तो ये मुझे बोलने के लिए भी मना कर रही है। मैं तुम्हारी ननद हूँ, इसीलिए मेरा हक बनता है मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं। और वैसे भी तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? हाँ वही तो, जरा इनका हुलिया देखो। इससे अच्छा तो इस जमीन पर बैठकर ही समोसे बेच लेती, वो आप पर ज्यादा सूट करता है भाभी जी। देखिए सौम्या जी, मुझे पता है कि आप हमारी ननद के कान भरती हैं, तो प्लीज आप हमें भाभी तो मत ही कहिए। खामोश हो जाइए भाभी, मेरी सहेली को ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? लेकिन ननद जी, आप ये भी तो देखिए कि आपकी सहेली किस तरीके से हमसे बात कर रही है। हम आपकी भाभी हैं, बहुत हो गया आपका, शट अप। वही सौम्या मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। हमें माफ कर दीजिएगा सौम्या जी, आप रोइए मत प्लीज। अरे चुप रहो, बेवजह रुला दिया मेरी सहेली को। चल सौम्या, नेहा चल। तीनों वहाँ से चली जाती है। क्या तुलिका,
तू तो अपनी भाभी को सबक सिखाने गई थी, उल्टा उसने ही तुझे आज करारा जवाब दे दिया। हाँ, समोसे और चाय की दुकान लगाकर सोच रही है कि करोड़पति बन गई है। बहुत घमंड आ गया है भाभी में, ये तो मैं भी देख रही हूँ। खैर, इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन केशव दौड़कर ज्योति के पास अपना मोबाइल लेकर आता है। ज्योति, ये देखो, हम दोनों की ये वीडियो वायरल हो गई है। लोगों ने हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड के सबसे अच्छे कपल। अच्छा, पर इससे क्या होगा? अरे मेरी भोली पत्नी, तुम्हें नहीं पता है, वायरल होने पर हमारी दुकान को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि लोग हमारी दुकान पर हमसे मिलने के लिए आएंगे और हमारे समोसे और चाय का भी स्वाद चखेंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद जैसे केशव ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही होता है। लोग इन दोनों से मिलने के लिए उसके ठेले पर आते हैं और वहाँ समोसे और चाय लेते हैं, जिससे इनकी दुकान बहुत चल पड़ती है। इसके अलावा इन दोनों को अब कुछ शोज में भी बुलाया जाने लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ज्योति कि हम इतना आगे पहुंच गए हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। नहीं जी, ये सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं, आपकी मेहनत का भी फल है। अगर आप ना होते तो शायद हम यहाँ तक कभी ना पहुँच पाते। वहीं दूसरी ओर ये सब देखकर तुलिका को बहुत गुस्सा आ रहा था और ऊपर से उसका पति का व्यवहार भी आजकल बिल्कुल बदल गया था। हाँ, आजकल तो सोशल मीडिया में मेरे भैया और भाभी छाए हुए हैं, लेकिन ये रहेगी तो फिर भी गवार ही। छोड़ो, जूस पीती हूँ अब। तभी तुलिका पास में रखे हुए ऑरेंज जूस के गिलास को उठाने लगती है। तभी विलास दौड़ कर आता है। अरे नहीं तुलिका, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था कि हमें 5 दिन तक ऑरेंज जूस नहीं पीना है। अब तुम्हारा ये कौन सा नाटक है विलास? देखो, बाबा ने कहा है कि 5 दिन तक हमें ऑरेंज जूस नहीं पीना है, इससे हमें सुख और समृद्धि मिलेगी। देखो, अगर तुम ये सब नाटक बंद नहीं करोगे ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम भी अपनी जुबान बहुत चलाती हो। इतनी जरा सी बात में कोई इतनी बड़ी बात कहता है क्या? कभी कभी अपने पति की बात भी मान लिया करो। अच्छा, अगर पति बेवकूफी वाली बात करे तो क्या तब भी उनकी बात माननी चाहिए? तुम आजकल बहुत बदल गए हो। मैं जा रही हूँ अपने मायके, आऊंगी अब 2 महीने बाद, समझे? हाँ हाँ, जाओ जाओ, जहाँ जाना है जाओ। तुलिका गुस्से में अपने मायके आ जाती है और जैसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं, तभी उसे एक सुबह अपने पति विलास का कॉल आता है। वहीं तुलिका अपने पति की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। विलास, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा डिसीजन लेता है क्या? तुम रुको, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। ननद जी, क्या हुआ? क्या कहा विलास जी ने? तुलिका किसी को कुछ भी बताए बिना वहाँ से जल्दी से निकल जाती है और अपने ससुराल पहुँचती है। तुम कॉल पर क्या बोल रहे थे कि तुम दूसरी शादी करने वाले हो, वो भी उस बाबा की बहन से? हाँ, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तो तुम अपने होश में हो या नहीं विलास? बाबा ने मुझसे कहा है कि अगर मैं उनकी बहन माही से शादी कर लेता हूँ तो आने वाली समस्या टल जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो 3 साल बाद हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक बाबा के कहने पर तुम इतना बड़ा कदम उठा रहे हो? भविष्य किसी ने नहीं देखा है, तो आखिर उस बाबा ने कैसे देख लिया? मुझे तो पहले से इस बाबा पर शक था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये बाबा इस हद तक गिर जाएगा। तुलिका, मैंने तुमको पहले भी कई बार समझाया है कि बाबा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ। तुम्हें पता है ना कि आज हमारे पास जो कुछ भी है उनकी वजह से ही है। अरे बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास, तुम पागल हो गए हो। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते तुम्हें उनकी बहन बहुत पसंद आ गई है? ठीक है तुलिका, तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया है। मैं अपने घर बार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विलास का ऐसा रवैया देखकर तुलिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही वो रोने लगती है। देखो विलास, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज हमारे इतने अच्छे रिश्ते को मत तोड़ो, वो भी एक बाबा के कहने पर। नहीं तुलिका, अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो बहुत बुरा हो सकता है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। नहीं विलास, मेरी बात को समझो। और तुलिका अपने पति को बार बार समझाने लगती है, लेकिन विलास था कि अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुन रहा था। इससे तुलिका बहुत ही दुखी हो जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद तुलिका फोन करके अपने मायके वालों को भी सारी बात बता देती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। इतनी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी उसकी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। माँ चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हम उस बाबा के बारे में पता लगाएंगे कि आखिर वो है कौन और वो ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ बेटा, कुछ कर। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम सब उस बाबा की पोल खोल कर रहेंगे। हम उसके खिलाफ सबूत ढूंढ के रहेंगे। हम अपनी ननद की जिंदगी को बर्बाद होने नहीं देंगे। हाँ बहू, कुछ करना पड़ेगा। ज्योति और केशव उस बाबा के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। इसी बीच एक दिन तुलिका की दोस्त नेहा केशव और ज्योति की
दुकान पर आती है। वहीं केशव वहां नेहा को देखकर बहुत गुस्सा होता है और मुंह घुमा लेता है। मुझे पता है केशव कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन मैं तुलिका को अब नहीं भड़काती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है और इनकी जैसी पत्नी तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। शुक्रिया नेहा जी। और केशव जी, आप मुंह मत फेरो, नेहा से बात कीजिए ना। बताओ नेहा। वो मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम दोनों गुस्सा मत होना प्लीज। मैंने जो उस दिन किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे बताइए ना, क्या हुआ? हाँ बोलो। वो केशव, तुम्हें याद है ना, तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें एक गिफ्ट बॉक्स मिला था जिसमें एक पर्ची थी। वो पर्ची मैंने ही तुम्हें भिजवाई थी। दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और मैं चाहती थी कि तुम मुझसे बात करो। क्या? हाँ क्या? लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो ज्योति की जगह कभी नहीं ले पाऊंगी, और ये वीडियो भी मैंने ही वायरल की थी। प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या? क्या? वो तुमने? हाँ, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि तुम दोनों मुझे कभी माफ नहीं करोगे। नहीं नहीं नेहा जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच ज्योति, तुम बहुत अच्छी हो और एक अंडरस्टैंडिंग वुमन भी हो। अच्छा नेहा, अब ये बताओ कि समोसा खा लोगी ना? हाँ श्योर। तो इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं ज्योति और केशव उस बाबा के खिलाफ सबूत जुटाने में लगे हुए हैं, और तुलिका भी मायके में रह रही थी। वो बहुत दुखी रहती है। इसी कारण उसकी माँ राधा काफी परेशान हो गई थी। बेटा, उस बाबा के खिलाफ तो कुछ सबूत ही नहीं मिल रहे हैं, अब क्या होगा? हाँ माँ, पता नहीं क्या होगा मेरी शादीशुदा जिंदगी का। चिंता मत करिए ननद जी, कुछ दिनों में वो सलाखों के पीछे होगा। आप चुप रहिए, आप सिर्फ बात ही कर सकती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती हैं। तुलिका के इस व्यवहार से ज्योति दुखी हो जाती है। तुलिका, कम से कम इस टाइम तो अपनी भाभी पर इतना गुस्सा मत करो। जाने दीजिए। और तुलिका गुस्से में चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अरे बेटा, अभी उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, इसीलिए बेचारी बहुत टेंशन में है, तो उसे मत डांट। ठीक है। खैर, तभी वहाँ नेहा आ जाती है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशानी में हो, मैं आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। वो कैसे? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सभी लोग उस पर अपनी आईडी बनाते हैं। मैं उस बाबा से किसी दूसरी लड़की का नाम लेकर बात करूंगी, तो हो सकता है कि बातों ही बातों में वो कुछ उगल दे। ठीक है नेहा जी? हाँ, और अगर आईडी नहीं भी मिलती है तो उसके नंबर पर कॉल कर सकती हो। तो प्लान के मुताबिक नेहा बाबा को सोशल मीडिया की एक चैटिंग ऐप पर खोजती है और उसे वहाँ पर बाबा भी दिख जाते हैं, वो भी किसी और नाम से। वहीं नेहा भी अमायरा नाम से उस बाबा से चैटिंग करना शुरू कर देती है। मुर्गा जाल में फंस गया है, बस कुछ हाथ लग जाए। अभी तो चैटिंग शुरू हुई है सिर्फ। नेहा उस बाबा से कुछ दिन तक चैटिंग करती है और आखिर एक हफ्ते बाद बाबा उसे पर्सनल मीटिंग के लिए कहता है। गुड, दैट इज ग्रेट, यही तो चाहिए था मुझे। अब इससे मिलकर ही इसका पर्दाफाश होगा। अगले दिन नेहा बाबा से मिलने के लिए किसी पार्क में जाती है। बाबा भी वहाँ आता है, लेकिन फैंसी मॉडर्न कपड़े पहने हुए। तभी वो नेहा से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने शादी नहीं की अभी तक, क्या कारण है? हाँ, वो क्या है ना कि मेरी शादी पहले हो चुकी है, लेकिन मेरा उससे तलाक हो गया था। अब मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, लेकिन मेरा दिल तो अभी भी जवान है। जी, वो तो दिख ही रहा है। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, बोलो ना। वो क्या है ना कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा चाहते हैं जिससे मेरी शादी हो, उनके पास खूब सारा पैसा हो। अरे ये तुमने क्या बात कह दी। चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मेरा मतलब अभी है नहीं, लेकिन आने वाला है। ओ अच्छा, कहाँ से आने वाला है? हाँ, अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी सुंदर परी के लिए देखो मैं क्या लाया हूँ। ओह अच्छा, वाह, इतनी सुंदर अंगूठी, नाइस। वाह, ये तो बहुत महंगी लगती है। हाँ, मेरी सुंदर महारानी के लिए सुंदर सी अंगूठी, सिर्फ 2 लाख रुपए की। नेहा दाम सुनकर चौंक जाती है। 2 लाख रुपए? ओ माय गॉड, कहाँ से चुरा कर लाए हो तुम? अरे सुंदर परी, ये क्या बोल रही हो तुम? तभी गुस्से में नेहा खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? जरा अपने पीछे तो देखो। और पीछे मुड़ने पर बाबा देखता है कि वहाँ पर विलास, तुलिका और उसके मायके वाले बैठे हुए हैं, वो भी इंस्पेक्टर के साथ। दरअसल वे सभी पहले से ही पार्क के कोने कोने में छिपकर बैठे हुए थे। तुम्हारा भांडा फूट चुका है मिस्टर रवि।
यही असली नाम है ना तुम्हारा? क्यों? रवि? हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? हमारे पास तुम्हारे सीक्रेट चैट्स की सारी स्क्रीनशॉट है, जो तुम्हें सलाखों के भीतर करवाने के लिए काफी है। नहीं, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। बेटा रवि, हमें तुम्हारी चैट से पता चल चुका है कि तुमने किशोर नगर के कितने लोगों का पैसा खाया है। हमने पूछताछ की तो ये बात बिल्कुल सच निकली। यकीन नहीं होता बाबा जी, आप ऐसे होंगे। ये कोई बाबा नहीं है, हमारी तरह साधारण इंसान है, बस बाबा का भेष बनाकर लोगों को ठगता है ये। हाँ, इसे छोड़िएगा मत इंस्पेक्टर। तभी ढोंगी बाबा यानी रवि बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही रवि को पकड़ लेता है। कहाँ चला तू ढोंगी? चल अब जल्दी से पूरा सच बता दे, वरना। हाँ, मैं विलास की जमीन हड़पना चाहता था, बस इसीलिए मैं इसके पीछे पड़ गया। मैंने सोचा कि मेरी बहन की इससे शादी हो जाएगी तो इसकी सारी जायदाद, धन दौलत सब मेरी बहन को मिल जाएगा और हम दोनों पूरी जिंदगी बैठकर खाएंगे। और ये भी बता कि तुम लोग विलास को मारने की प्लानिंग भी कर रहे थे। हाँ, मेरी बहन किसी और से प्यार करती है, इसलिए हमारा प्लान था कि कुछ समय बाद विलास को मार देंगे। तुम लोग इतने घटिया निकलोगे, मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। तुम जैसे लोगों की वजह से सच्चे लोगों की छवि खराब होती है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। और हाँ विलास जी, इन दोनों भाई बहन के पास कोई शक्ति या विद्या नहीं है। इन दोनों ने बस छोटा मोटा काला जादू सीख रखा है, जिसके कारण आपको लगता था कि उनकी बातें सच हो रही हैं। और रही बात आपके बिजनेस की, तो हो सकता है कि वो एक तुक्का हो या फिर संजोग, जिसे आपने इसका चमत्कार समझ लिया। ठीक है, अब मैं इसको लेकर जाता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर रवि को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद माही को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तुलिका, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना, इस बाबा ने मेरा एकदम ब्रेन वॉश कर दिया था। मुझे कहाँ पता था कि बाबा ऐसा निकलेगा। विलास, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए तो हम लोगों ने उसके खिलाफ सबूत जोड़े ताकि तुम्हारे सामने सच्चाई आ सके। हाँ, सही किया तुमने, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम इतना मत सोचो। और वैसे भी मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, मुझे भी ऐसी सिचुएशन को सही से हैंडल करना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और हमेशा करते रहोगे। हाँ तुलिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और भाभी, मुझे आपसे तो खासकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत बुरी ननद हूँ। पता नहीं क्या क्या कहती रही आपको। अरे ऐसा मत बोलिए ननद जी, जो हुआ सो हुआ। और हाँ, इन सब काम में नेहा ने बहुत मदद की हम सबकी। ये तो मेरा फर्ज था ज्योति। चलो, माता रानी की कृपा से सब अच्छा हो गया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और इसके साथ सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ननद भाभी का रिश्ता भी बहुत अच्छा हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।